हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अजातशत्रु नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका 19वां अंश है गुरुदेव। बड़ी अनुकूल घटना है। मगध जैसा परिवर्तन कर चुका है वही तो कौशल भी चाहता है। हम नहीं समझते कि बूढ़ों को क्या पड़ी है और उन्हें सिंहासन का कितना लोभ है। क्या यह पुरानी और नियंत्रण में बंधी हुई संसार के कीचड़ में निमज्जित राजतंत्र की पद्धति नवीन उद्योग को असफल कर देगी। तिल भर भी जो अपने पुराने विचारों को हटना नहीं चाहता उसे अवश्य नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही गतिशील है। इस अंश की संदर्भ को देखें तो यह जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य से लिया गया है। इसके प्रसंग को देखें तो मगध राजकुमार अजातशत्रु और देवदत्त काशी के नागरिकों द्वारा राज्य कर न देने संबंधी विद्रोह को दबाने के विषय में विचार विमर्श कर गुप्त संकेत मिलता है कि वह उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। अजातशत्रु प्रसन्न होकर देवदत्त से कहता है कि यह संदेश भविष्य में हमारे लिए अवश्य ही लाभप्रद होगा। अपने इसी तथ्य को आगे बढ़ाते हुए अजातशत्रु देवदत्त को गुरुदेव कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहते हैं, हे गुरुदेव, कुमार विरुद्धक द्वारा हमारी सहायता करने वाली बात बड़ी ही अनुकूल और लाभप्रद है। इस पत्र से यह तथ्य तो अवश्य ही स्पष्ट है कि जैसा परिवर्तन मगध राज्य में हो चुका है वैसा ही परिवर्तन कौशल राज्य में होने वाला है। जिस प्रकार मैंने अपने पिता को सिंहासनच्युत करके स्वयं सिंहासीन हो गया हूँ, वैसे ही कौशल राजकुमार विरुद्धक भी अपने पिता प्रसेनजित के स्थान पर राजा बनना चाहता है। अजातशत्रु नवयुवकों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने पिता के माध्यम व वृद्ध जनों पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि इन वृद्धों को पता नहीं किस कारण से सत्ता लोलुपता का इतना अधिक मोह रहता है। यह राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो प्राचीन समय से ही नियमों में बंधी हुई है और जो स्वार्थ के कीचड़ में डूबी हुई है, वह हमारे जैसे नवयुवकों द्वारा किए हुए प्रयास को भी शून्य बना देगी। पौराणिक मान्यताओं पर आधारित इस शासन तंत्र में अनेक विकृतियां आ गई हैं। इन विकृतियों को नवयुवक ही अपने उद्यम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार यह संसार गतिशील है, उसी प्रकार राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी गतिशील होनी चाहिए। परिवर्तन ही इसकी सफलता का रहस्य है। जो व्यक्ति अपने परंपरागत रूढ़ विचारों से
तनिक भी अलग नहीं होने चाहते, उनका तो स्वर्गलोक को चले जाना ही उचित है, तो स्वयं सत्ता के मोह को नहीं त्याग सकते, उन्हें नष्ट करके ही दूर हटाया जा सकता है और तभी सत्ता में नवीन विचारों और नियमों का पदार्पण हो सकता है। इसकी विशेषताएं देखें तो इसमें नाटककार ने राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के दोषों की ओर संकेत किया है। दूसरा, इसमें उस समय की राजनीतिक अस्थिरता का संकेत मिलता है। तीसरा, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। चौथा, मुहावरों के प्रयोग से भाषा जीवंत हो उठी है। इसका 20वां अंश है। आप लोग राष्ट्र के शुभ चिंतक हैं। जब पिताजी ने यह प्रकांड भोज मेरे सिर पर रख दिया और मुझे इसे ग्रहण किया, तब इसे भी मैंने किशोर जीवन का एक कौतूहल ही समझा था, किंतु बात वैसी नहीं थी। माननीय महोदयों, राष्ट्र में एक ऐसी गुप्त शक्ति का कार्य खुले हाथों से चल रहा है जो इस शक्तिशाली मगध राष्ट्र को उन्नत नहीं देखना चाहती, और मैंने इस बोझ को केवल आप लोगों की शुभेच्छा का सहारा पाकर लिया था। आप लोग बताइए कि इस शक्ति का दमन आप लोगों को अभीष्ट है कि नहीं, या अपने राष्ट्र और सम्राट को आप लोग अपमानित करना चाहते हैं। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अजातशत्रु नाटक के द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें तो इन पंक्तियों में अजातशत्रु के उस कूटनीतिपूर्ण व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है जिसके द्वारा वह मगध वासियों को अपने पिता बिंबिसार और सौतेली माँ वासवी देवी के विरुद्ध उत्तेजित करने का प्रयास करता है। इसकी व्याख्या देखें। अजातशत्रु राज परिषद के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहता है कि आप सभी व्यक्ति मगध राज्य का कल्याण चाहने वाले हैं। जिस समय मेरे पिताजी ने राज्य के इस बृहद भार को मेरे कंधों पर सौंपा था, उस समय मैंने इस राज्य भार को अपने किशोर जीवन का एक खेल समझा था, लेकिन अब काशी के विद्रोह को देखकर मुझे अनुभव हो रहा है कि राज्य संचालन कोई खेल नहीं है। हे मानवीय सभाजनों, आपके मगध राष्ट्र में एक गुप्त शक्ति राष्ट्र विरोधी कार्य करने में लगी हुई है। वह शक्ति सुदृढ़ मगध राज्य को उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचते हुए नहीं देखना चाहती। मैंने इस राष्ट्र की सत्ता को आप लोगों के विश्वास के भरोसे ही ग्रहण किया था। अब आप ही इस तथ्य का निर्णय कीजिए कि आप इस राष्ट्र विरोधी गुप्त शक्ति का विनाश करना चाहते हैं या नहीं। मेरे माता पिता दोनों ही काशी नामक राज्य के माध्यम से विद्रोह कर रहे हैं। उनके इस गुप्त विद्रोह के दमन हेतु आप लोगों का सहयोग चाहिए। अजातशत्रु सभासदों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए उनसे पुनः प्रश्न करता है कि आप लोगों के लिए मगध और उसके सम्राट का अपमान करवाना उचित है या उस गुप्त शक्ति का दमन करना। अजातशत्रु मनोवैज्ञानिक तर्क देकर मगध की जनता को
अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। इसकी विशेषताएं देखें तो इसमें अजातशत्रु के वाक् कौशल का परिचय मिलता है। दूसरा, अजातशत्रु अपने पुत्र धर्म का पालन करने में असमर्थ सिद्ध होता है। तीसरा, अजातशत्रु की दूरदृष्टि का पता चलता है। चौथा, शांत रस का प्रयोग किया गया है। इसका 21वां अंश है। रात्रि चाहे कितनी भयानक हो, किंतु प्रेममय रमणी के हृदय से भयानक वह कदापि नहीं हो सकती। यह देखो, पवन मानो किसी डर से धीरे धीरे सांस ले रहा है। किसी आतंक से पक्षीवंत अपने घोंसलों में जाकर छिप गए हैं। आकाश में ताराओं का झुंड नीरव सा है, जैसे कोई भयानक बात देखकर वह भी बोल नहीं सकते, केवल आपस में इंगित कर रहे हैं। संसार किसी भयानक समस्या में निमग्न सा प्रतीक होता है, किंतु मैं शैलेंद्र से मिलने आई हूँ। वह डाकू है तो क्या, मेरी वासना भी अतृप्त है। मागंधी चुप, वह नाम क्यों लेती है? मागंधी कौशाम्बी के महल में आग लगाकर जल मरी। अब तो मैं श्यामा काशी की प्रसिद्ध वार विलासिनी हूँ। बड़े बड़े राजपुरुष और श्रेष्ठी इसी चरण को छूकर अपने को धन्य समझते हैं। धन की कमी नहीं, मान का कुछ ठिकाना नहीं। राजरानी होकर और क्या मिलता था, केवल सापत्न ज्वाला की पीड़ा। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के द्वितीय अंक के द्वितीय दृश्य से लिया गया है। इसके प्रसंग को देखें तो उदयन की पूर्व रानी मागंधी ही श्यामा है, जो अपने द्वारा किए हुए षड्यंत्र के अनावृत होने पर महल को आग लगाकर भाग जाती है। वह मागंधी अपनी कामाग्नि को शांत करने के लिए कौशल के राजकुमार विरुद्धक से मिलने आई है। इसकी व्याख्या देखें तो श्याम बनी मागंधी सोचती है कि इस समय रात्रि का अंधकार कितना भयानक है, किंतु यह भयानकता किसी प्रेम में व्याकुल रमणी के हृदय की भयानकता से कम है। श्यामा बाह्य वातावरण की भयानकता से त्रस्त हो रही है। वह कहती है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वायु किसी भय से भयभीत होकर मंद गति से विचरण कर रही है। पक्षी भी उसी अनजाने भय से त्रस्त होकर अपने अपने घोंसलों में जाकर छिप गए हैं। इस समय आकाश में छाए हुए तारे भी शांत और मौन है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह किसी अज्ञात भय की आशंका के कारण बोल नहीं पा रहे हैं, बल्कि संकेतों में ही अपने विचारों को एक दूसरे तक संप्रेषित कर रहे हैं। इस संपूर्ण दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो समस्त विश्व के समक्ष कोई जटिल एवं भयानक समस्या आ खड़ी हुई है और वह उसे सुलझाने का प्रयास कर रहा है। एकाएक उसे ध्यान आता है कि मैं तो शैलेंद्र से मिलने आई हूँ। इस समय अगर शैलेंद्र डाकू बना हुआ है तो भी मुझे उससे कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरी
अतृप्त काम भावनाएं उससे कम भयंकर नहीं हैं। वह मन ही मन अपने आप को मागंदी नाम से संबोधित करती है, किंतु शीघ्र ही संभलकर सोचने लगती है कि मैं अपने लिए मागंदी का प्रयोग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मागंदी तो कौशांबी के महल में आग लगाकर जल मरी है। इस समय मैं मागंदी ना होकर काशी की श्यामा नामक वैश्या हूँ, जिसका कार्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करके काम सुख की प्राप्ति करना है। वर्तमान में मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे रूप सौंदर्य पर आसक्त होकर बड़े बड़े सरकारी अधिकारी और उद्योगपति मेरे चरणों को छूकर मेरे मदहोश कर देने वाले यौवन को पाकर धन्य समझते हैं। पहले मेरे पास धन और सम्मान दोनों का अभाव था, किंतु जब से मैंने कौशांबी के राजमहल का त्याग किया है, तभी से धन और सम्मान मेरे चरणों के सेवक हैं। यदि मैं कौशांबी के महल में राजरानी ही बनी रहती, तो वहां मेरे भाग्य में केवल सोतिया ढाह की आग में जलना ही लिखा था, जबकि अब मैं संपूर्ण सुखों का पान कर रही हूँ। इसकी विशेषताएं देखें तो इन पंक्तियों में श्यामा के पूर्व एवं वर्तमान जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। दूसरा, श्यामा का कथन किसी वैश्या के अनुरूप ही है। तीसरा, प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से भय और अंधकार को अत्यधिक सघनता प्रदान की गई है। चौथा, इन पंक्तियों में श्यामा के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। इसका 22वां अंश है। वीर हृदय युद्ध का नाम ही सुनकर नाच उठता है। शक्तिशाली भुजदंड फड़कने लगते हैं। भला मेरे रोकने से वह रुक सकते हैं। कठोर कर्मपथ में अपने स्वामी के पैर तले कंटक भी मैं नहीं होना चाहती। वह मेरे अनुराग सुहाग की वस्तु है, फिर भी उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है, जो हमारी श्रृंगार मंजुषा में बंद करके नहीं देखा जा सकता। महान हृदय को केवल विलास की मदिरा पिलाकर मोह लेना ही कर्तव्य नहीं है। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अजातशत्रु नाटक के द्वितीय अंक के तृतीय दृश्य से लिया गया है। इसके प्रसंग को देखें तो इन पंक्तियों में कौशल राज्य के बंधुल नामक सेनापति की पत्नी मल्लिका अपने वीर पति के पुरुषार्थ एवं एक स्त्री के कर्तव्य का उल्लेख करते हुए रानी शक्तिमती से कहती है। इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहती है, युद्ध का नाम सुनते ही वीर सैनिक का मन प्रसन्न हो जाता है। एक वीर व्यक्ति विपदाओं से जूझने के लिए सदैव तत्पर रहता है। उसकी शक्तिशाली भुजाओं में युद्ध का नाम लेते ही शक्ति का संचार हो जाता है। मेरे स्वामी भी उन्हीं वीर पुरुषों में से एक है। युद्ध का नाम सुनकर भला वह कैसे रुक सकते थे। मेरे पति का मार्ग कठोर एवं कांटों से भरा हुआ है। एक सैनिक को किसी पल युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। मैं उनके कर्तव्य मार्ग की बाधा नहीं बनना चाहती। किसी सैनिक के लिए देश के प्रति कर्तव्य पहले आता है और पत्नी का किसी अन्य सगे संबंधी के प्रति प्रेम बाद में।
वह मेरे प्रेम के प्रतीक एवं सौभाग्य के चिन्ह हैं, किंतु मुझे अलग उनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। मैं उनके अस्तित्व और उनकी पहचान को अपने सौंदर्य के आकर्षण में बांधकर उसे उसके कर्म क्षेत्र से विस्तृत करना होगा। मैं ऐसे वीर, साहसी और कर्मठ व्यक्ति को अपने सौंदर्य के आकर्षण और भोग वासना में लिप्त रखकर उन्हें उनके कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं करना चाहती। मुझे अपने सुखों की ओर ध्यान न देकर उनके कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं उनके मार्ग का कांटा नहीं बनना चाहती। इस अंश की विशेषताएं देखें तो इसमें एक वीर सैनिक की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। दूसरा, नारी की कर्तव्य परायणता का सुंदर वर्णन किया गया है। तीसरा, यहाँ मल्लिका में एक सच्ची भारतीय नारी के दर्शन होते हैं। चौथा, मल्लिका के उज्जवल चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। इसका 23वां अंश है। स्वर्ण पिंजर में भी श्यामा को क्या वह सुख मिलेगा जो उसे हरी डालों पर कसैले फलों को चखने में मिलता है। मुक्त नील गगन में अपने छोटे छोटे पंख फैलाकर जब वह उड़ती है, तब जैसी उसकी सुरीली तान होती है, उसके सामने तो सोने के पिंजरे में उसका गान कृंदन ही है। मैं उसी श्यामा की तरह जो स्वतंत्र है, राजमहल की परतंत्रता से बाहर आई हूँ। हंसूंगी और हंसाऊंगी, रोऊंगी और रुलाऊंगी। फूल की तरह आई हूँ, परिमल की तरह चली जाऊंगी। स्वप्न की चंद्रिका में मलिया नील की सेज पर खेलूंगी। फूलों की धूल से अंगराग बनाऊंगी, चाहे उसमें कितनी ही कलियां क्यों ना कुचलनी पड़े। चाहे कितनों के प्राण जाए, मुझे कुछ चिंता नहीं। कुम्हलाकर फूलों को कुचल देने में ही सुख है। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के द्वितीय अंक के चतुर्थ दृश्य से लिया गया है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसकी व्याख्या देखें तो श्यामा अपने अतीतकालीन जीवन को सोने के पिंजरे में कैद पक्षी की भांति बताती है। अपने राजरानी के रूप को सोने के पिंजरे में कैद पक्षी से तुलना करते हुए वह कहती है कि उन दिनों मुझे वह सुख कहाँ मिल पाता था जो आज किसी हरी भरी डालों पर बैठने वाले और नए नए फलों एवं फूलों का रसपान करने वाले स्वतंत्र पक्षी की भांति मिल रहा है। जब मैं राजरानी थी तो महल में घुट घुट कर जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरी दशा ऐसी ही थी जो महल में घुट घुट कर जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरी दशा सोने के पिंजरे में कैद एक पक्षी की होती है, किंतु आज मुझे नव यौवन पुरुषों के संसर्ग से अत्यधिक सुख की प्राप्ति हो रही है। जब मैं अपनी इच्छाओं के पंख फैलाकर अनंत आकाश में उड़ान भरती हूँ और गाती हूँ, तो उसकी तान कोयल की भांति सुरीली और मधुर होती है। इसके विपरीत मेरा यही मधुर गान राजमहल की कैद में एक चित्कार की भांति होता था। श्यामा आगे कहती है कि मैं उसी श्यामा नामक पंछी की तरह राजमहल की कैद से स्वतंत्र होकर आई हूँ और अब अपनी इच्छानुसार
आचरण करने के लिए स्वतंत्र हूँ। अब मैं इस उन्मुक्त वातावरण में प्रसन्न रहूंगी और दूसरों को प्रसन्न करूंगी। मेरा सब कुछ समाप्त हो चुका है, इसलिए मेरी आंखों में अश्रुधारा भी प्रवाहित होगी, लेकिन मैं दूसरों को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी। मेरा आगमन यहाँ पुरुषों की भांति हुआ है, उस पुष्प की भांति हुआ है जो अपनी सुगंध फैलाते हुए विलीन हो जाता है। मैं भी दूसरों को अपने यौवन का आनंद देकर इस संसार में कुछ समय बाद विदा हो जाऊंगी। मैं कल्पनाओं की चांदनी में सुगंधित सेज पर सोना चाहती हूँ। जो सुख मुझे यथार्थ में नहीं मिल पाया, उसे कल्पनाओं के माध्यम से अर्जित करना चाहती हूँ। मैं पुष्पों के पराग कणों से शरीर पर मलने वाला सुगंधित द्रव्य बनाकर अपने संपूर्ण शरीर पर लगाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे चाहे कितनी ही कलियों को क्यों ना कुचलना पड़े, मैं सुख प्राप्त करने के लिए असंख्य व्यक्तियों के जीवन को भी दांव पर लगा सकती हूँ। श्यामा कहती है कि मेरा अपना अभिमत यह है कि स्वयं मुरझाने की अपेक्षा फूलों को कुचल देना ही सुखकारी है। मैं तभी प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती हूँ जब मेरे प्रियतम शैलेंद्र मेरे पास हो, और इसके लिए समुद्र दत्त की बलि देनी ही होगी। इस अंश की विशेषताएं देखें तो श्यामा की मधुर वाणी की तुलना कोयल से की गई है। दूसरा, श्यामा का यह कथन लाक्षणिक है, वह समुद्र दत्त रूपी पुष्प को कुचलन की अभिलाषा व्यक्त कर रही है। तीसरा, इसमें स्वतंत्रता और परतंत्रता के अंतर को स्पष्ट किया गया है। चौथा, श्यामा के दुष्चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। पांचवा, उपमा अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसका 24वां अंश है। संसार में स्त्रियों के लिए पति ही सब कुछ है, किंतु हाय, आज मैं उसी सौभाग्य से वंचित हो गई हूँ। हृदय थरथरा रहा है, कंठ भरा आता है। एक निर्दयी चेतना सब इंद्रियों को अचेतन और शिथिल बनाए दे रही है। हे प्रभु, मुझे बल दो, विपत्तियों को सहन करने के लिए बल दो। विश्वास दो कि तुम्हारी शरण जाने पर कोई भय नहीं रहता। विपत्ति और दुख उस आनंद के दास बन जाते हैं, फिर सांसारिक आतंक उसे नहीं डरा सकते। मैं जानती हूँ कि मानव हृदय अपनी दुर्बलताओं में ही सबल होने का स्वांग रचता है, किंतु मुझे उस बनावट से, उस दंभ से बचा लो। शांति के लिए साहस दो, बल दो। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें तो कौशल के सेनापति बंदूक का राजकुमार शैलेंद्र छल से मार देते हैं। बंदूक की पत्नी मल्लिका यह दुखपूर्ण संदेश सुनकर अपनी व्यथा को प्रकट करती है। इसकी व्याख्या देखें, जिसमें मल्लिका कहती है, संसार की किसी भी स्त्री के लिए उसका सर्वस्व उसका पति होता है। वह उसके सौभाग्य की निशानी है, किंतु बड़े सुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैं उस सौभाग्य से
सदा सदा के लिए वंचित हो गई हूँ। राजकुमार शैलेंद्र ने मेरे पति की छल से हत्या कर दी। इस अशुभ सूचना ने मेरे हृदय में कंपन पैदा कर दी है और गले में स्वतः ही रुदन की ध्वनि निकल रही है। यह निर्मम सूचना मेरे शरीर की समस्त इंद्रियों को निष्क्रिय और अचेष्ट बना रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर की शक्ति का ह्रास हो रहा है। मल्लिका भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे ईश्वर, मुझे इस असहनीय विपत्ति को सहन करने का बल तथा शक्ति प्रदान करें। मेरे हृदय में इस प्रकार के विश्वास का संचार कर दीजिए कि जब कोई तुम्हारी शरण में आता है तो उसे किसी प्रकार का भय और दुख नहीं रहता। तुम्हारी शरण में आने में जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद में मनुष्य के सभी दुखों और विपत्तियों का शमन हो जाता है। जब मानव उस आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो सांसारिक बाधाएं उस व्यक्ति को आतंकित नहीं कर सकती और ना ही किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा सकती है। मैं इस तथ्य से भली भांति परिचित हूँ कि विपदाओं के अवसर पर भी प्रत्येक मानव सुखी होने का नाटक करता है। वह दूसरों के समक्ष अपने आप को संसार का सुखी प्राणी घोषित करना चाहता है, किंतु हे प्रभु, मुझे उस अविश्वसनीय दिखावे और अभिमान से दूर ही रहना है। मेरे जीवन में शांति का संचार कर दो। यह सत्य है कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मैं दूसरों के समक्ष सुखी होने का दिखावा करने की अपेक्षा शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। अतः हे भगवान, मुझे इस प्रकार का जीवन जीने के लिए शक्ति दो। इस अंश की विशेषताएं देखें तो मल्लिका में एक सच्ची भारतीय नारी के दर्शन को दिखाया गया है। दूसरा, पति की मृत्यु पर पत्नी की दुखमय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। तीसरा, मल्लिका के उज्जवल चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। चौथा, संवेदनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। पांचवा, करुण रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अजातशत्रु नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।